दोस्तों, तो आज हम आप लोगों के लिए बिहार बोर्ड की क्लास 10 की साइंस की जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव होती है, हम आप सबको उससे रूबरू कराते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आइडियल मस्ती चैनल पर। आप लोग एक बार अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को पहुंचा दें, क्योंकि बहुत ही जल्द क्लास 10 की एग्ज़ाम होने वाली है। तो उन सबको भी बहुत ही सहूलियत होगी इसको देख करके पढ़ने में। और ऑब्जेक्टिव भूलिएगा नहीं आप लोग, और बार बार इसको देखते रहें। चलिए तो आते हैं इस ऑब्जेक्टिव पर। मेरा नाम हुआ विपिन कुमार, हम सहरसा से हैं। तो चलिए बिना बात किए हुए इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि समय ज़्यादा लगेगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो चलिए पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि प्रकाश की किरण गमन करती है। प्रकाश की किरण गमन करती है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी जानते हैं कि प्रकाश की किरण जो है वो सीधी रेखा में गमन करती है। तो इसका आंसर भी चलिए देख लेते हैं क्या होता है। प्रकाश की किरण किस में गमन करती है? तो सीधी रेखा में। चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। आप लोग मतलब अपने मन में भी बनाइए कि आपका सही कितना होता है और बाद में कमेंट में बताइएगा। दूसरा प्रश्न है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। ये नंबर ऑप्शन है निर्वात में, जल में, वायु में, कांच में। तो आप सभी जानते हैं कि प्रकाश का वेग न्यूनतम कांच में होता है। तो कांच में होता है। चलिए इसका आंसर भी देख लेते हैं क्या होता है। कांच में होता है। प्रकाश का न्यूनतम वेग कहाँ होता है? कांच में होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। तो दोस्तों मोटर गाड़ी के चालक के सामने क्या लगा रहता है? इनमें से पहला ऑप्शन है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस। इसमें उत्तल दर्पण लगा रहता है मोटर गाड़ी के चालक के सामने। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण लगा रहता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? मोटर कार के हेडलाइट में समतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, अवतल दर्पण का, उत्तल लेंस का। आप लोग सभी जानते हैं कि टॉर्च का जो भी लाइट में होता है, उसके बाद गली में जो स्ट्रीट में लाइट होती है, उसमें सभी में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसका अवतल दर्पण का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक, काल्पनिक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। वास्तविक, काल्पनिक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर देखते हैं क्या होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। क्या होता है? काल्पनिक होता है समतल दर्पण द्वारा बना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? डायोप्टर, ल्यूमेन, लक्स, एंगस्ट्रम। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। आप सभी जानते हैं कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है किरण आरेख, फोकस, किरण पुंज, इनमें सभी। तो आप सभी जानते हैं कि प्रकाश की किरणों के पथ को दर्शाने के लिए हम किरण पुंज का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग? किरण पुंज का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। दोस्तों 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर क्या होगा? चलिए हम लोग देखते हैं इसको एक बार इस टॉपिक पे कि 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर क्या होता है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ये होता है 100 बटा फोकस दूरी। 100 बटा क्या होता है? फोकस दूरी जो भी होता है। इसको निकालेंगे अगर तो ये 100 बटा क्या होगा? 2 होगा। तो ये निकल के कितना आएगा? ये निकल के आएगा दोस्तों, आपको ये निकल के कितना आएगा? 50 आएगा। कितना आएगा? 50 सेंटीमीटर। चलिए इसका आंसर भी देखते हैं क्या होता है। इसका आंसर क्या आएगा? ये होगा 50 सेंटीमीटर। चलिए बहुत अच्छा, आप लोग भी अपने मन में बनाते चलिए। तो ये है किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी। दोस्तों इसमें फोकसांतर दिया हुआ है, अभी तुरंत अभी आप लोगों को निकाल के बताए थे कि ये फोकसांतर दिया हुआ 50, और हम बताए थे कि 100 बटा क्या होती है? फोकस दूरी होती है। तो अब मान लीजिए ये फोकस दूरी होगी तो इसको डायरेक्ट काटेंगे तो 50 दूनी 100। आप जानते हैं कि 2D होगा प्लस 2D क्या हो जाएगा? प्लस 2D होगा।
क्या होगा दोस्तों, +2D होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 10 नंबर का प्रश्न देखते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं, प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं दोस्तों? चलिए इसका आंसर देखते हैं कि प्रकाश के किरणों को क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है, 11वां प्रश्न है कि उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है। तो हम सभी जानते हैं कि उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी, ऋणात्मक होगी, धनात्मक होगी, ए और बी दोनों होगी या इनमें से कोई नहीं होगी। तो आप सभी जानते हैं कि उत्तल लेंस की जो भी क्षमता होती है वो धनात्मक होती है। क्या होती है, धनात्मक होती है। और अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है, वो ऋणात्मक होती है। चलिए तो 12वां प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। 12वां प्रश्न है कि अवतल लेंस की क्षमता होती है, तो आप सभी अभी तुरंत बताएं कि आप सभी को कि अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है, वो ऋणात्मक होती। क्या होती है, ऋणात्मक होती। क्या होती है, ऋणात्मक होती। अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है, ऋणात्मक होती है। चलिए उत्तल लेंस को कहते हैं, आप सभी जानते हैं कि ऐसा प्रश्न हर एक बार बोर्ड परीक्षा में आता है कि उत्तल लेंस को किस लेंस के नाम से जाना जाता है या अवतल लेंस को किस लेंस के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस, द्वि उत्तल लेंस, अपसारी लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी जानते हैं कि उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस। चलिए अगला प्रश्न 14वां नंबर प्रश्न पढ़ते हैं। ये है अवतल लेंस को कहते हैं। तो अवतल लेंस को अभी तुरंत बताया कि अवतल लेंस को क्या कहते हैं, अपसारी लेंस। क्या कहेंगे, अपसारी लेंस। अवतल लेंस को क्या कहेंगे, अपसारी लेंस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों लेंस बनाने के लिए इनमें से क्या प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, जल, कांच, प्लास्टिक और मिट्टी। आप सभी जानते हैं कि मिट्टी लेंस बनाने के लिए क्या होगा, प्रयोग नहीं किया जा सकता। मिट्टी लेंस बनाने के लिए प्रयोग नहीं किया जाता। चलिए 16 नंबर प्रश्न देखते हैं। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो आप सभी जानते हैं कि समतल दर्पण से, उत्तल दर्पण से, अवतल दर्पण से कोई नहीं, इसमें होगा उत्तल दर्पण। क्या होगा, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण से वस्तु से छोटा प्रतिबिंब क्या होता है, प्राप्त होता है। चलिए 17 नंबर प्रश्न देखते हैं। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो आप सभी जानते हैं कि वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब किस दर्पण से बनेगा। तो वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनेगा अवतल दर्पण से। किससे, अवतल दर्पण से। वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब किससे बनेगा, अवतल दर्पण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 18 नंबर। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। आप सभी जानते हैं दोस्तों कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, तो 2 नियम है। कितने हैं, 2 नियम। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, 2 नियम है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 19 नंबर। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो कहाँ मुड़ जाती है, अभिलंब के निकट। आप सभी जानते हैं कहाँ मुड़ जाती है, अभिलंब के निकट मुड़ जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। तो इनमें क्या होता है, तो उत्तल लेंस होता है। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक दृश्य क्या होता है, उत्तल लेंस का होता है। चलिए अगला प्रश्न 21 नंबर देखते हैं। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, प्रिज्म। तो आप सभी जानते हैं, इससे पहले ही बताएं कि उत्तल दर्पण होगा। क्या होगा, उत्तल दर्पण होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या है, 10 सेंटीमीटर है। तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी, R बराबर 2F होता है। आप सभी जानते हैं। तो 2F होगा तो 10 दूना 20 सेंटीमीटर क्या हो जाएगी, इसकी क्या हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न 23 नंबर देखते हैं। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं आपतन कोण, परावर्तन कोण, निर्गत कोण, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी जानते हैं इसको क्या कहते हैं, निर्गत कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, निर्गत कोण। चलिए अगला प्रश्न 24 नंबर देखते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, अवतल लेंस का, उत्तल लेंस का। तो इसमें किसका होता है, उत्तल लेंस का होता है। किसका होता है, उत्तल लेंस का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 25 नंबर। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। किस लेंस के द्वारा सिर्फ क्या बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो उत्तल, अवतल, बायोफोकल, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी जानते हैं कि अवतल दर्पण द्वारा क्या बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, आपतन कोण बराबर विचलन कोण। आप सभी जानते हैं कि ये बी नंबर ऑप्शन हो, क्या होगा, बी नंबर होगा।
परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 27 का। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा, उल्टा, दोनों, कोई नहीं। आप सभी जानते हैं कि ये काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होगा, काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होगा, सीधा होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। क्या होगा, सीधा होता है। क्या होता है, सीधा होता है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है, 1 होती है, 3 होती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। क्या होती है, 2 होती है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह क्या होता है, उत्तल होता है, अवतल होता है, समतल होता है। इनमें क्या होगा, अवतल होगा। बी नंबर क्या होगा, अवतल होगा। सर्च लाइट का परावर्तक सतह क्या होगा, अवतल होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं 30 नंबर का। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है, तो दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है, समतल, उत्तल, अवतल, कोई नहीं। आप सभी जानते हैं कि हजामती दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। आप सभी अभी तुरंत इससे पहले बताए हैं कि एक उत्तल लेंस की क्षमता अगर 1 डायोप्टर है तो उसकी उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, तो आप जानते हैं उस लेंस की फोकस दूरी जो होगी, फोकस दूरी होगी 100/1। तो ये क्या हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर प्लस 100 सेंटीमीटर क्या हो जाएगी, प्लस 100 सेंटीमीटर इसकी हो जाएगी, प्लस 100 सेंटीमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः है, कौन होगा, दोनों अवतल होगा, दोनों उत्तल होगा। दर्पण अवतल तथा उत्तल लेंस होगा, दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल होगा। तो इसका क्या होगा, दोनों अवतल होगा, ये होगा, दोनों क्या होगा, अवतल होगा। चलिए आगे पर बढ़ते हैं, इसका ए नंबर आंसर हो जाएगा। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं, तो प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम हैं और प्रकाश के अपवर्तन के भी कितने नियम हैं, 2 नियम हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है, sin i बटे sin r। इसका ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए नंबर, sin i बटे sin r। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक उत्तल लेंस होता है सभी जगह समान मोटाई का, बीच की अपेक्षा किनारे पर मोटा, किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा। तो उत्तल लेंस बीच में क्या होता है, मोटा होता है। इसका क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। किनारे की अपेक्षा बीच में क्या होता है, मोटा होता है। किनारे की अपेक्षा बीच में क्या होता है, मोटा होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं 36वां नंबर प्रश्न की ओर। अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है, अवतल लेंस का आवर्धन किसके बराबर होता है, तो डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, V/U। क्या हो जाएगा, V/U। डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अवतल लेंस के आवर्धन किसके बराबर होता है, V/U के बराबर। चलिए 37वां नंबर प्रश्न देखते हैं। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है, तो आप सब जानते हैं कि R बराबर क्या होता है, 2F होता है। R बराबर क्या होता है, 2F। इसका ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। R बराबर क्या होगा, 2F। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, आप सभी जानते हैं कि सोलर कुकर, सर्च लाइट, हजामती दर्पण या दंत चिकित्सक, ये सभी के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का। किसका, अवतल दर्पण का। किसका किया जाता है, अवतल दर्पण का। उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब होता है, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है बराबर और सीधा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा, इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर देखते हैं क्या होता है, तो वास्तविक और उल्टा। क्या होगा, वास्तविक और उल्टा। बी नंबर हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा। चलिए आगे बढ़ते हैं 40वां नंबर प्रश्न देखते हैं। उत्तल लेंस में जब बिंब F और 2F के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है, तो तब क्या होगा दोस्तों, जब F और 2F के बीच रखेंगे तो क्या होगा, ये बड़ा और क्या होगा, वास्तविक होगा। वास्तविक और क्या होगा, बड़ा होगा। वास्तविक और क्या होगा, बड़ा होगा। ये वास्तविक और बड़ा होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 2 वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं, तो ये 2 वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को गोलीय लेंस कहेंगे। क्या कहेंगे, गोलीय लेंस कहेंगे। सी नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा। क्या होगा, सी नंबर, गोलीय लेंस कहेंगे। चलिए अगला प्रश्न 42वां नंबर देखते हैं। वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो कहलाता है, जो बाहर की तरफ वक्रित हो। अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण,
इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों इसका देखते हैं क्या होता है। इसका होगा उत्तल दर्पण, सी नंबर। क्या होगा? उत्तल दर्पण होगा। क्या होगा? उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्रों को दर्पण का कहा जाता है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का क्या कहा जाएगा? तो मध्य ध्रुव गोलार्ध अक्ष। आप सभी जानते हैं इसको ध्रुव कहा जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। ध्रुव क्या होगा? बी, ध्रुव होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 44 नंबर। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा ही मात्रक। तो किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा ही मात्रक मात्रक विहीन होता है। क्या होता है? मात्रक विहीन होता है। क्या होता है? मात्रक विहीन होता है। डी नंबर इसका हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं? तो आप सभी जानते हैं कि लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहेंगे? तो प्रकाशिक केंद्र कहेंगे। लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहेंगे? प्रकाशिक केंद्र। बी नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा। क्या होगा? बी नंबर प्रकाशिक केंद्र। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो आप सभी जानते हैं इनमें से जो है, इसमें ऑप्शन के अनुसार 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस या 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। तो आप सभी जानते हैं इसमें डी नंबर होगा, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है? तो आप सभी जानते हैं कि 1 बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ए नंबर हो जाएगा इसका ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। तो अगला प्रश्न है, गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है? तो वक्रता केंद्र को तो आप जानते हैं कि सी से निरूपित किया जाता है। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, सी से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल होगी दोस्तों। चाल क्या है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करता है? तो ये अभी बताया कि दोस्तों अवतल दर्पण का उपयोग करता है। किसका? अवतल दर्पण का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है। तो पतले लेंस की आवर्धन क्षमता कम होगी दोस्तों। क्या होगी? कम होगी। ये ए नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होगा? तो अधिक होगा। मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होगा? अधिक होगा। बी नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति होगी। तो अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब क्या होगी? चलिए इसमें देखते हैं क्या होता है। इसमें क्या होगी दोस्तों? तो आभासी एवं सीधी होगी। क्या होगी? बी नंबर, आभासी और सीधी होगी दोस्तों। क्या होगी? आभासी और सीधी होगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तल लेंस का प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है आभासी तथा उल्टा, आभासी एवं सीधी, काल्पनिक एवं सीधी, इनमें से कोई नहीं। चलिए इसको देखते हैं क्या होता है। आभासी एवं सीधी होती है। तो चलिए दोस्तों अंतिम प्रश्न हम लोग देखते हैं 55। अंतिम प्रश्न देखते हैं क्या होता है। अंतिम प्रश्न है दोस्तों कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। तो इसमें क्या होगी? तो ये होगी दोस्तों अनंत पर होगी। क्या होगी? अनंत पर। सी नंबर क्या होगी? अनंत पर। तो चलिए दोस्तों आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप लोग एग्जाम दीजिए, मन लगा के पढ़िए। और इसी तरह हम आप लोगों के लिए जो भी, जैसे कि ये हुआ प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, जो फिजिक्स का अगला टॉपिक है उस पर भी हम आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे सेशन। तो आप लोग आइए, देखिए। और एक आग्रह है आप लोगों से कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हम जितने भी वीडियो आप डालें आप तक पहुंच जाए। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।